से लाइव। आज तो आपकी मैम 2-3 मिनट लेट हो गई। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए, फटाक फटाक फटाक। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पवन बेटा नमस्ते नमस्ते, इतनी बार नमस्ते बोलोगे? हमने ले लिया आपका नमस्ते। सौम्या कुमारी हेलो, गुड आफ्टरनून। मोहित यादव गुड आफ्टरनून। सुमन कुमार, अरे सुमन आज आपका नाम तो मैंने पहली बार देखा स्क्रीन पे। विनोद राठौड़, संगीता, आशा रानी, रूपाली सिंह, अजीत, सचिन कुमार, पवन ओनली पवन, संदीप, कुछ KU4 आ रहा है। इसके अलावा हैं विवेक कुमार, गुड आफ्टरनून। दुर्गा राणा। चलो, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, क्लास है, बिल्कुल है क्लास। मैंने कहा था ना मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लास लगेगी। कल नहीं लूंगी, कल सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगी, थोड़ा सा काम से जाना है इसलिए। अब सीधा मंडे को मिलूंगी। और हाँ, आज शाम को आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं ले पाऊंगी मैं, ठीक है? अब केमिस्ट्री की लूंगी संडे को, केमिस्ट्री वाली लूंगी संडे को, ठीक है? केमिस्ट्री वाली आज शाम को नहीं होगी, अपना देख लेना। ऐसा मत सोचना कि मैम ने क्लास नहीं ली है। मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर दे रही हूँ क्योंकि आपके क्लास के लिए रुकी हूँ, फिर मुझे जाना है आज कहीं पर, कुछ काम है इसलिए, ठीक है? तो संडे को आ जाऊंगी, मतलब संडे मॉर्निंग में आ जाऊंगी, तो संडे इवनिंग में केमिस्ट्री का क्लास रखेंगे। जो आज नहीं ले पा रही हूँ वो संडे को लूंगी। आइए फिर क्लास स्टार्ट की जाए। तो बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? क्या रहे? चलो हो गया सही। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे हम। और एनिमल टिश्यूज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी? कुछ समझ में आया? हाँ जी, मैंने PDF डलवा दी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन आई, और तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था PDF? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीनों का PDF मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डलवा दी है, ठीक है? अब अपना देख लेना, चेक कर लेना। एनिमल टिश्यू को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, 1 नंबर पे आया था एपिथेलियल टिश्यू। और हिंदी में इन्हें हम क्या बोल रहे थे? हिंदी में इन्हें बोल रहे थे हम उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो हमारे बॉडी की कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी की लाइनिंग का काम करता है, ठीक है? और हमारी बॉडी की लाइनिंग का काम करते हैं। धर्मेंद्र दास कह रहे मैम आपका कितना काम रहता? किस चीज का काम रहता? बेटा जो कमिटमेंट है वो क्लास तो ले रही हूँ ना मैम, मेरा काम रहे ना रहे उससे आपको क्या मतलब है? मैंने कहा था मंडे से फ्राइडे क्लास लूंगी, मंडे से फ्राइडे मैंने क्लास ली है। यार धर्मेंद्र दास आप क्या बोल रहे हैं? मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लास हो रही है। आपका फिजिक्स भी हुआ है, आपका बायो भी हुआ है, आपका केमिस्ट्री भी हुआ है। अब क्या यार जान ले लोगे क्या टीचर्स की? हाँ, तो जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत है। एक सप्ताह में इतनी सारी क्लास मिल रही है आपको, 13-14 क्लास मिल रही है। कोई मजाक है क्या? तुम लोगों ने पूछा पुराना पढ़ लिया क्या? और फिर भी जो आज नहीं हो रही है वो मैं संडे को लेने को कह रही हूँ केमिस्ट्री की क्लास। तो ज्यादा नहीं बोला करें, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक मैंने पढ़ा दिया था कल की क्लास में। याद है आपको कि क्या क्या पढ़ा था? एक बार रिवाइज कर लें कल वाली क्लास। चलो आओ फटाक से 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। मैंने कहा था देखो, एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। फिर एपिथेलियल टिश्यू को हमने पढ़ लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। देन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था और इनके एग्जाम्पल कहां कहां होते हैं ये सब पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कनेक्टिव टिश्यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो जल्दी से 2 नंबर पे लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और हिंदी में इन्हें कहा जाता है संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू और हिंदी में इन्हें कहा जाता है संयोजी उत्तक। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये टिश्यूज कहाँ होते हैं? ये टिश्यू जहां पर भी कहां पर होते हैं? उस हिस्से पर होते हैं जहां पर किसी ना किसी चीज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव नाम से क्लियर है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं।
वो टिश्यूज, जैसे कल वाले क्या थे, मेनली प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, वो टिश्यूज जो आपस में किसी ना किसी चीज को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में कुछ दो पार्ट होंगे, दो हिस्से होंगे अलग अलग, उनको जोड़ने का काम जो टिश्यूज करते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और कल की क्लास में मैंने कहा था कि इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू होते हैं, तो सबसे ज्यादा टिश्यू पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा टिश्यू होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू यहां पर देख रहे होंगे आप, इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज है कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑर्गन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ऐसे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और ये टिश्यू सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपने पढ़ ली। दूसरा क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस इज मोर। बेटा कल वाले टिश्यू याद करो, कल वाले टिश्यू में मैंने कहा था कि ऐसे एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, ऐसे लगातार जुड़ी हुई होती हैं। कौन से टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं था। अच्छा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, रुको बच्चों थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूं ना, दिखने में हल्की सी, अब ठीक दिख रहा होगा, अब ठीक रहा होगा, ठीक है। चलो सुनो, तो कल मैंने कहा था एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के बीच में गैप ना के बराबर होता है, और ये जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस या इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन आज जो आप टिश्यू पढ़ रहे हो कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में इंटरसेल्युलर स्पेस इज मोर। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो दो सेल्स के बीच में जो गैप है, जिसे आप मैट्रिक्स बोल रहे हो या आप इंटरसेल्युलर स्पेस बोल रहे हो, अंतर कोशिकीय स्थान बोल रहे हो, ये ज्यादा होता है। ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से टिश्यूज में मैट्रिक्स ज्यादा होता है या कौन से टिश्यूज में इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, किसके अंदर होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। नेक्स्ट, इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। इन कनेक्टिव टिश्यू को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो। लिखिएगा कि कनेक्टिव टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे कल एपिथेलियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल एपिथेलियल और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ भी है। नंबर 1 पे आता है कार्टिलेज, उपास्थि, कार्टिलेज, और कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि, 1 नंबर पर। दूसरा आता है बच्चों एडिपोज टिश्यू, और इसे स्टार कर लेना क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिपोज टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू हैं, क्या काम होता है, कहां प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा आता है बच्चों बोन्स, और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। मैंने कहा था ना एक क्लास में कि हड्डियां ऑर्गन नहीं होती हैं, कितनी बार समझाया था, हड्डियां ऑर्गन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। हड्डियां एक प्रकार का टिश्यू होता है। और चौथा ब्लड, खून, खून भी क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आप सोच रहे होंगे खून को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला। एक्चुअली ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में लिक्विडिटी होती है, ब्लड क्या होता है, तरल होता है। तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सुनो, क्या एग्जाम में आता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड होता है। तो बच्चों कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड है, ब्लड। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड ना ही तो कोई ऑर्गन है ना कुछ और, बताओगे ब्लड एक टिश्यू होता है, क्यों होता है। कल की क्लास में मैंने कहा व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू की परिभाषा आपने क्या बताई थी कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं और उनके जुड़ने से जो ग्रुप बनता है उसे ही क्या बोलते हैं, आप टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारी सेल्स जहां पर प्रेजेंट होती हैं उन्हें आप टिश्यू कहते हैं। तो भैया ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं, WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कोशिकाएं, और होती हैं प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स, बिंबाणु कोशिकाएं। तो ऐसे बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है ब्लड के अंदर। तो इसीलिए आप बताओगे बेटा एडिपोज टिश्यू को हिंदी में
एडिपोज टिश्यू बोलेंगे या इन्हें बोलते हैं वसीय उत्तक। बच्चा किसने पूछा है हिंदी इसका? पूजा राय ने पूछा है। वसीय उत्तक बोलते हैं पूजा इन्हें, ठीक है। तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप पड़ा हुआ है और ब्लड एक लिक्विड है। और ब्लड कनेक्ट कैसे करता है? आप जानते हैं कि आपके किसी भी शरीर के हिस्से में आप कट लगाओ, खून निकलेगा। यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं पर भी आपको चोट लगती है, खून निकलता है। क्यों निकलता है खून? क्योंकि खून सारे दिन आपकी नसों में दौड़ता रहता है। अभी आपका खून है वो हार्ट से निकला होगा, फिर लीवर के पास जा रहा होगा, ब्रेन के पास जा रहा होगा, तो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में ये खून घूमता रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू, कि ये सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। क्यों है? क्योंकि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: कार्टिलेज, एडिपोज, बोन्स एंड ब्लड। अब 1 नंबर पर व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या होती हैं? सबसे पहले ये पढ़ लिया जाए कि कार्टिलेज क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नंबर 1 है। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नंबर 1 कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होती हैं? तो जरा ध्यान से सुनो। ये ठोस और लचीली होती हैं। कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल होती हैं। पेलिएबल का मतलब क्या होता है? लचीली होती है। कान के इस हिस्से को पकड़ो, ऐसे मोड़ो, ये सॉलिड भी है, लिक्विड थोड़ी ना है। लिक्विड होता तो अभी तक बह चुका होता कान। ये सॉलिड भी है और बहुत लचीला भी होता है, क्योंकि ये क्या है? ये कार्टिलेज है। नाक की टिप ये देखो, ये सॉलिड भी है और ये लचीली भी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ठोस और लचीले होते हैं, तो बच्चों कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो ठोस और लचीले हैं? कार्टिलेज। उपास्थियां ठोस भी होंगी और लचीली भी होंगी। और इन उपास्थियों के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार कीजिए। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है कि ओस्टियोसाइट सेल कहां होती है। ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, हड्डियां, हड्डियां, ठीक है। और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कान कान कह रही हूँ, उस बच्चे का कमेंट पढ़ने लगी मैम, जब कान को बीनते हैं तो ब्लॉक, क्या लिख रहे हैं आप? ब्लॉक क्यों नहीं निकलता? मैं को समझ नहीं पा रही हूँ कमलप्रीत, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, सुनिएगा। ये डलवाऊंगी लवकुश, एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा तो इसकी पीपीटीज डलवा दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, जो हड्डियों का निर्माण करती हैं वो सेल्स तो ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं। लेकिन जो हड्डियों से लचीली चीजें होती हैं जिन्हें आप कार्टिलेज बोलते हैं, उनके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स किस प्रकार के टिश्यूज में होती हैं, तो आप क्या बताओगे? ये कार्टिलेज में होती हैं। ऐसे बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं और इनके बीच में मैट्रिक्स वाला गैप ज्यादा होता है तो वहां से क्या बनता है? एक ठोस और एक लचीला टिश्यू बनता है, और जिसे क्या कहा जाता है? आप क्या बताओगे बच्चा? वो कौन सा होता है? आप बताओगे कार्टिलेज, कार्टिलेज। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्टहुड। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। जब छोटा सा बच्चा बनाना, आपने देखा हुआ कितना सॉफ्ट होता है, उसका शरीर कितना लचीला होता है। इसलिए जब उसको मालिश वालिश करते हैं तो जो दाई माँ वगैरह होती हैं उन्हें बोला जाता है बहुत ध्यान से मालिश करना, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर पहले बनती है कार्टिलेज। बच्चों, हड्डियों से पहले ये कार्टिलेज बनती हैं। उसके बाद ये जो टिश्यू है धीरे 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 जब वो बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उस बच्चे के अंदर कुछ कार्टिलेज हैं जो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? उसकी बोन्स में, उसकी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ कार्टिलेज बची हुई होती हैं, जैसे कान का ये बाहरी भाग, जैसे नाक का ये वाला हिस्सा, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारी अंदर की तरफ भी कार्टिलेज होती हैं। 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसका शरीर इतना सॉफ्ट होता है, उसकी हड्डियां इतनी लचीली क्यों लगती हैं आपको? एक्चुअली वो हड्डियां नहीं होती, उसकी कार्टिलेज होती हैं। बाद में वो धीरे 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 बड़ा होता है तो यही कार्टिलेज आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन्स में, हड्डियों में। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है वो आगे चलकर किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं? बोन्स के द्वारा। तो ऐसे टिश्यूज जो बहुत
सॉलिड भी है, ठोस भी है, और वो लचीले भी हैं, और जिनके अंदर सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स लगातार क्या सिक्रीट करती रहती हैं, मैट्रिक्स, और बाद में यही मैट्रिक्स इन दोनों सेल्स के बीच में आकर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, और इसी की वजह से ये कार्टिलेज क्या होती हैं, आप बताओगे, सॉफ्ट होती हैं। और बाद में यही कार्टिलेज बच्चे के अंदर जाकर आगे कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप पूछोगे मैम कार्टिलेज की लोकेशन क्या है, कहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं? तो नाक की नोक, टिप ऑफ नोज, आपकी नाक की ये नोज है, टिप है ये वाला हिस्सा यहां पर नाक का दिखा रखा है। बाहरी कान, आउटर ईयर, ये कान वाला हिस्सा है, ये क्या है आपका एक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे देखो बेटा एक हड्डी ये आ रही है, एक हड्डी ये आ रही है, तो इसके बीच में इस वाले हिस्से में कार्टिलेज पड़ा होगा, और कार्टिलेज के बीच में जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उनके बीच में मैट्रिक्स होता है, और जिसी मैट्रिक्स की वजह से ये जो हड्डियां हैं वो ऐसे मूव करती रहती हैं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्टिलेज हमारे शरीर के बहुत सारे जॉइंट्स के बीच में भी होती हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि कार्टिलेज डज नॉट कंटेंट ब्लड वेसल्स। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम जब आप कान की पियर्सिंग करवाते हो तो खून क्यों नहीं आता? तो बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को मिल गया, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, और जब इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है तो खून हो ही नहीं सकता, खून हो ही नहीं सकता, इसलिए इन्हें कहा जाता है एवस्क्यूलर। एवस्क्यूलर टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी पढ़ लो तो एवस्क्यूलर का मतलब होता है ऐसी टिश्यूज जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, जहां पर खून नहीं होता, खून वाली धमनियां सिराएं नहीं होती, उसे एवस्क्यूलर कहा जाता है। तो मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कौन से कनेक्टिव टिश्यू एवस्क्यूलर होते हैं, तो बच्चों कौन से कनेक्टिव टिश्यू एवस्क्यूलर होंगे, क्या बताओगे? कार्टिलेज। और ना ही इनमें नर्व होती हैं, इनमें नर्व सेल्स भी नहीं होती हैं, इनमें न्यूरॉन भी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें एन्यूरल भी कहा जाता है, एन्यूरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कार्टिलेज होती है बच्चों उनके अंदर ना ही तो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए आप कान की पियर्सिंग करवाते हैं तो खून नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी जो क्या होती है वो आती है क्या कहते हैं, आपकी ये जरूर प्रेजेंट होती है, नसें थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो खून वाली नहीं होती हैं। तो अगर उसके ऊपर आपके जो सुनार है उसने पियर्सिंग कर दी तो उसके ऊपर दर्द होने लग जाता है आपको। तो एक तो इस हिस्से में क्या नहीं होती है, ना ब्लड वेसल्स होती है, ना ही इनमें नर्व होती है, तो ये एन्यूरल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब मैम ब्लड नहीं है तो इनके पास न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? तो बच्चों एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। हाई मतलब जो चीज ज्यादा है वो हमेशा कम वाले के पास जाती है, और इसी डिफ्यूजन, इसी विसरण के द्वारा इनके पास न्यूट्रिशन, इनके पास ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचता है। और बाकी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब कुछ किसके थ्रू आता है? खून के थ्रू आता है। लेकिन इनके पास खून नहीं है, नर्व नहीं है, इसलिए बच्चों न्यूट्रिशन जो है वो किसके थ्रू आता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आता है। इतनी बात आपको कार्टिलेज के अंदर याद रखनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, आप बताओगे? कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जाम्पल हो गया कार्टिलेज। और कार्टिलेज हमारे बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनमें मैट्रिक्स ज्यादा होता है, जिससे जॉइंट्स को मूव करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और दूसरा जो कार्टिलेज होती है उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये एवस्क्यूलर होती हैं और एन्यूरल होती हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बनता है। जब मतलब कैसे आएगा कि ऊपर से जहां पर भी हाई प्रेशर होगा, जहां पर भी न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, वो हमेशा कम वाले के पास आ जाएंगे। अब दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इसी को स्टार करो, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं, मतलब ऐसे फैले हुए होते हैं बहुत सारे। ये देख रहे होगे आप, ये एक एडिपोज टिश्यू है। और इन एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं, जैसे ये देखो, इनकी अगर आप थोड़ी बड़ी इमेज देखोगे तो ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, और इन सेल्स को बोला जाता है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स। और बच्चों इन्हीं एडिपोसाइट में स्टोर होता है फैट। जब आपके बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है, जब आपके बॉडी में फैट ज्यादा होता है, जब आप वसा ज्यादा खा रहे हैं,
तेल, घी, मटर, चिकन, मटन, या आपने मछली खाया, या आपने क्या खाया, बहुत ज्यादा फैट वाली, मक्खन खा लिया, घी खा लिया, चीज खा लिया, पनीर खा लिया, आप फैट वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो। और जब आपके बॉडी में ये फैट क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो एक्सेस फैट जाकर स्टोर होता है इन सेल्स में। और ये सेल्स कौन से टिश्यू में है, एडिपोज टिश्यू में। बच्चों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिश्यू वाले चैप्टर से, कि जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर वसा ज्यादा हो जाती है, फैट ज्यादा हो जाती है, तो वो किस टाइप के टिश्यू के अंदर जाकर स्टोर होती है। आप देख रहे होगे, देखो पीला पीला ये फैट पड़ा है आपका, ये दिख रहा है इस सेल के अंदर। ये सेल्स किससे भरी हुई है, फैट से भरी हुई है। और फिर यही फैट है वो कुछ दिनों में आपका ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा। ये देखो, ये बॉडी देख रहे हो, हर जगह इसमें फैट दिख रहा होगा आपको, इस हिस्से में फैट आएगा, क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं वो हमारी स्किन की अंदर वाली लेयर के नीचे होते हैं। तो जब ज्यादा फैट लिया, आप खा रहे हो एक दिन में 4 आलू के पराठे घी में तले हुए, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उस फैट को बर्न नहीं कर रहे हो। जब फैट बर्न होगा तभी उससे एनर्जी निकलेगी, वरना वो फैट जाकर स्टोर हो जाएगा और आपका बीएमआई बढ़ा देगा। मैंने बताया है, एक्सेस फैट से आपका बीएमआई बढ़ता है, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है। और फिर आप जिम में जाते हो तो डॉक्टर बोलता है, जिम वाला ट्रेनर बोलता है कि आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है। ये आपकी जो फैट है ना, एक करी मैट्रिक्स क्या होता है संगीता, बेटा कल की क्लास देखो, बार बार रिवाइज मत करवाओ, 50 बार बता दिया मैट्रिक्स क्या होता है, रोज बताऊं क्या एक ही चीज, ठीक है। जैसे आपका ये बेली फैट हो जाता है, बेली वाले एरिया में फैट जाके जम जाता है, यहाँ बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में फैट जम जाता है, कुछ लोगों के इस हिस्से में डबल चिन हो जाती है ना। तो ये एक इंसान का ऐसा हो जाएगा, जब अगर इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा फैट जम जाएगा तो भैया ऐसा पेट निकल जाएगा, देख लो। इसलिए फैट खाओ, दूध, दही, घी, मक्खन सब खाओ, लेकिन उसको बर्न भी करो, उसको जलाओ भी। तो याद रखिएगा, एडिपोज टिश्यू देखो, जैसे आपने मिठाई खाई, मिठाई में फैट ज्यादा है, आपने घी खाया ज्यादा है, तो बेटा यही एडिपोज टिश्यू में एक्सेस न्यूट्रिशन, कौन सा, फैट। तो जब आप ज्यादा फैट खाते हो तो वो फैट जाकर स्टोर हो जाएगा कौन से टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू में, और आप ऐसे बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे, फिर मत कहना, ठीक है, आप ऐसे बन जाओगे, ठीक है। एक बात तो ये लिखी हुई है। दूसरा, बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक तो ये एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं वो सुनो। एक तो ये होते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दैट आर फाउंड अंडर द स्किन। आपकी जहां जहां स्किन है उसके नीचे नीचे, स्किन की जब नीचे अंदर वाली लाइनिंग पढ़ोगे आप, तो इन अंदर वाली लाइनिंग के नीचे टिश्यू होते हैं एडिपोज। तो भैया स्किन तो पूरे ऑर्गन्स में है, पूरे बॉडी में स्किन है, ऐसा कोई हिस्सा है जहां पर स्किन नहीं है? तो जहां जहां स्किन है वहां वहां पर एडिपोज टिश्यू भी है। तो हमारे बॉडी के हर हिस्से में कहीं पर भी फैट जम सकता है, यहां जम सकता है, यहां जम सकता है, यहां जम सकता है, ट्राइसेप्स में जम सकता है, बाइसेप्स में जम सकता है, क्योंकि भैया ये स्किन के अंदर होते हैं ये टिश्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब ज्यादा फैट होता है तो वो कहां स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। ये टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे की तरफ। और किसे स्टोर करते हैं, फैट। और जब फैट ज्यादा होता है तो आपका बीएमआई बढ़ता है, और बीएमआई से आपका वजन बढ़ जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है। आप ओबेसिटी स्टेज में जब चले जाते हो, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मोटापे स्टेज में गए, जैसे मेरा भी बढ़ा हुआ है अभी फिलहाल है ना। अब आ गई ये साउंड। तो मैं क्या कह रही थी, एक बार सेंटेंस रिपीट करती हूँ मैं आप लोगों से, सुनिएगा जरा ध्यान।
कि ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो स्किन की लेयर के नीचे तो होते ही होते हैं, इसके अलावा और कहाँ होते हैं, हमारे लीवर में भी होते हैं। ये एडिपोज टिश्यू हमारे लीवर में भी होते हैं। अब मान लो आप बहुत ज्यादा फैट खा रहे हो, दिन भर दिन आप तेल घी मक्खन सब कुछ खाते जा रहे हो आप, है ना, तो फिर धीरे धीरे आपके लीवर के अंदर ये एडिपोज टिश्यू है, इनके अंदर बहुत ज्यादा जाकर फैट स्टोर होता जाएगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपके लीवर के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है, आप तो साउंड ओके है ना, साउंड इज ओके ना, तो बैटरी चेंज कर दी अब, ठीक है, ओके चलो। तो जब बहुत सारा फैट आपके लीवर के अंदर डिपॉजिट होता जाएगा, तो भैया एक दिन ऐसा आएगा कि जो लीवर के एडिपोज टिश्यू है ना, ये ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। फिर इनमें से क्या निकलेगा, इनमें से ये फैट बाहर निकलेगा और ये फैट आपके लीवर के चारों तरफ ऐसे जम जाएगा, आपके लीवर के चारों तरफ ऐसे लेयर बना लेगा फैट की, और धीरे धीरे आपके लीवर के अंदर सूजन पैदा कर देगा, और उसी सूजन को फैटी लीवर या उसे लीवर सिरोसिस का नाम दिया जाता है। और फिर डॉक्टर बोलेगा भैया आपका लीवर डैमेज होने के चांसेस पूरे हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, समझ रहे हो। तो बच्चा कभी भी फैट ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि फैट है ना उसको लो, लेकिन उसे जलाने के लिए उसे बर्न करो, क्योंकि ऐसा होता है फैट आपके बॉडी में जाकर ऐसी जाके बन जाती हैं, और फिर यही ऐसी, आप देखो एक इंसान है क्या खा रहा है, चीज पिज्जा बर्गर, इनमें क्या होता है, फैट होता है, ये ऐसे खा रहा है, ठीक है, ये ऐसा खा रहा है, ठीक है, ऐसा खा रहा है तो वो ऐसा है, कुछ दिनों के बाद वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप फैट खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे बर्न करो, उसे जलाने के लिए एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम करो, योगा करो, जो भी आप कर रहे हो वो करो, तो ये आपको फैट ऐसे नुकसान पहुंचाएगा। तो दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू हो गए। पहले कौन से थे, कार्टिलेज, दूसरे एडिपोज, अब तीसरा कौन सा है, ब्लड। और ब्लड के लिए तो मैं पहले ही बोल चुकी हूं, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड लिखो या लिक्विड लिखो, भैया लिक्विड मतलब खून लिक्विड है, जब भी आप काटोगे तो खून बाहर तरफ आ जाएगा, फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में होता है। और ब्लड को लिक्विडिटी कौन देता है, तो ब्लड में कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, नाम सुना होगा प्लाज्मा, ये जो दिख रहा है ना पीले रंग का, यही पीले रंग का जो पार्ट है जो 55% में होता है, यही आपके ब्लड को क्या देता है, लिक्विडिटी देता है, तरलता देता है, इसी की वजह से आपका ब्लड है वो लिक्विड है। अब ब्लड को आपने टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि ब्लड में देखो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये तीनों क्या है, सेल्स हैं। तो जहां पर सेल्स का ग्रुप होता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, आप टिश्यू बोलते हो। इसीलिए ब्लड इज ए टिश्यू, और कौन सा, लिक्विड। क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा लिक्विडिटी देता है। और किस टाइप का टिश्यू है ब्लड, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं कि खून का काम क्या होता है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खून में बहुत सारी विटामिन घुली हुई होती हैं, खून में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, खून में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में कौन काम आता है, कौन सा टिश्यू, ब्लड। इसीलिए खून को हमने कनेक्टिव टिश्यू बोला बच्चों। क्यों बोला, क्योंकि ये घूम रहा है सारा दिन, और जब खून घूम रहा है तो विटामिन को ट्रांसपोर्ट करके आएगा, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करके आएगा, ऑक्सीजन को करके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करके आएगा, ग्लूकोज को करके आएगा हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में। इसलिए अगर पूछ ले कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होते हैं, तो आप बताओगे लिक्विड, कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होते हैं, और कौन सा, तो ब्लड। अप्रोक्स आपके बॉडी में 5 से 6 लीटर मान लो अप्रोक्स आपके बॉडी में खून होता है। और खून किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा खून को लिक्विडिटी देता है। ये 3 टाइप की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों 45% में होती है, ये 55% में होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ब्लड डिटेल में पढ़ाएंगी, तो बेटा ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है वहां पर ब्लड अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहां पर सिर्फ आपको इतना नोट करना है कि ब्लड को टिश्यू क्यों बोला है और किस टाइप का टिश्यू है ये, बस इतना जानना है आपको, ठीक है। चलो
तो ये तीसरे टाइप का हो गया ब्लड। अब चौथा आता है बोन्स, हड्डियां। कनेक्टिव टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया ना, कौन कौन सा किया आपने? पहला किया आपने कार्टिलेज, दूसरा कौन सा किया आपने? एडिपोज टिश्यू, जो फैट को स्टोर करते हैं, जो हमारी स्किन में और हमारे लीवर में भी होते हैं। और तीसरा कौन सा? ब्लड। ब्लड के बारे में इतनी पॉइंट जानना था, उसके बाद ब्लड क्या होता है, कितने लीटर होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड ग्रुप, ये सब डिटेल में अलग सिस्टम में पढ़ा जाता है। और फोर्थ में कौन आता है? बोन्स, हड्डियां। बच्चा याद रखना कि बोन्स कनेक्टिव टिश्यू होती हैं और ये रिजिड होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ह्यूमन बॉडी के सबसे कठोर उत्तक कौन से हैं, तो सबसे कठोर कौन से माने जाते हैं? बोन्स। सबसे हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा माना जाता है? हड्डियां माना जाता है बेटो। ठीक है, ये कठोर क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये लचीली नहीं होती हैं, ये कठोर हैं। और किसकी बनी हुई होती हैं? ये कैल्शियम सोल्ट की बनी हुई होती हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट है, यही आपकी हड्डियों को क्या बनाते हैं? रिजिड बनाते हैं, आपकी हड्डियों को कठोर बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कि बोन्स का काम क्या होता है। अगर आपसे मैंने पूछा कि कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या बताओगे? 206 हड्डियां होती हैं एक अडल्ट में। जब आप बच्चे होते हो तो आप में 300 से ज्यादा होंगी। बाद में धीरे धीरे जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आप आपस में ऐसे फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने से फिर अडल्ट स्टेज में आप में 206 हड्डियां बचती हैं। अब अगर मैंने कहा कि हड्डियों का काम क्या है, एक तो ये आपके शरीर को ढांचा प्रोवाइड करती है। आपके शरीर का ये जो ढांचा है ना, कि यहाँ हाथ है, यहाँ हाथ है, ये नाक है ना, ये कान है, तो ये सब किसकी वजह से है? आपकी बोन्स की वजह से। एक पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर है आपकी हड्डियों से। तो एक तो हमारे बॉडी को ढांचा दे रही है, दूसरा ये क्या करती हैं? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, राहुल यादव क्या रिप्लाई मांग रहे हो आप? एक बार रुक जाओ, पहले पढ़ा दूं, बाद में लास्ट में डाउट पूछना। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ लो। तो बहुत सारे स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनके चारों तरफ हड्डियां लग गई। जैसे मानो आपका हार्ट होता है, हार्ट के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? एक रिब्स का, पिंजलियों का पंजरा लगा हुआ हो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमारा दिल है वो किस में सुरक्षित है? हमारे दिल और फेफड़ों के ऊपर ऐसे पसलियों का पिंजरा लगा हुआ होता है, ताकि हमारा हार्ट और जो आपका लंग्स है वो सॉफ्ट ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सुरक्षा मिले। तो ये जो आपसे पूछ ले कि कौन से टिश्यूज होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को चारों तरफ से कवर करके उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि बच्चा याद करोगे कि वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन से टिश्यूज होते हैं? वो बोन्स होती है। नेक्स्ट, बोन्स के अंदर एक प्रोटीन भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हमारे हड्डियों में एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं कोलेजिन प्रोटीन। याद रखिएगा बच्चा, ये प्रोटीन बोन्स में भी होता है और ये प्रोटीन हमारी स्किन में भी होता है, हमारी त्वचा में भी होता है ये कोलेजिन। ठीक है, हमारी त्वचा में भी होता है ये कोलेजिन प्रोटीन। तो अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट है, इसीलिए इतने हार्ड बनी हुई हैं, मजबूत हैं आपकी हड्डियां। तो ये बात होगी आपकी हड्डियों के बारे में। कुछ और बातें लिखी हुई है तो वो सुन लो। यह है ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। हाँ जी, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं हड्डियों के अंदर, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, और एक और लिख लो, ऑस्टियोब्लास्ट। ये सारी सेल्स आपको कहाँ मिलती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ऑस्टियोसाइट हो गया। ऑस्टियो टर्म का मतलब ही क्या होता है? बोन्स, हड्डियां। ऑस्टियो टर्म का मतलब ही क्या होता है? हड्डियां। और याद रखेंगे कि ये जो सारी सेल्स होती हैं वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे बॉडी के बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। दीपक कुमार, बिल्कुल लाइव चल रही है क्लास। ठीक है, ये देखो, ये एक हड्डी है, इसके अंदर आपको ये दिख रही है ना, ये सेल्स, ये सारा क्या है? हमारे बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर सेल्स हैं। ये देखो, ये लिखी हुई ऑस्टियोसाइट, हड्डी के अंदर का पार्ट ऐसा होता है, ये खोखला वाला पार्ट पड़ा है यहाँ पर, और ये बीच बीच में जो सेल्स हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ हड्डियों के अंदर और क्या होता है, तो हमारी जो बोन्स है वो ऐसे अंदर से खोखली होती है। हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं,
और इन खोखली हड्डियों के इस हिस्से को कहा जाता है बोन मैरो, इसे कहा जाता है अस्थि मज्जा, इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। और यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पर होता है ब्लड का फॉर्मेशन। तो हड्डियों का एक काम और हो गया कि मैम हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहां पर ये देखो ब्लड बनता है, यहां पर क्या बनता है, खून बनता है। चलिए अगली बात क्या बता सकते हैं हम, बोन्स की यहां पर बात खत्म हो गई है, बोन्स की बात यहां पर खत्म हो गई है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। क्या मैंने कहा, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। ये जो आपने पढ़ा वो उनकी स्ट्रक्चर बेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, अरविंद एकदम बोर्ड की लाइट कम है, अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर लो आप, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया कि भैया जो लचीले हैं वो कार्टिलेज हैं, और जहां पर फैट स्टोर होता है वो एडिपोज है, ब्लड वाला लिक्विड है, हड्डियों वाला हार्ड है। तो इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट में बांटा था। लेकिन अब बच्चा क्या है, अब एक बात और आती है, इनकी डेंसिटी, इनके घनत्व के आधार पर कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है वो कितना गहरा है। डेंसिटी के आधार पर इन्हें 2 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कनेक्टिव टिश्यू को उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तब तो आप क्या लिखोगे कि भैया कनेक्टिव टिश्यू को उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एडिपोज, बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। लेकिन उनकी डेंसिटी के हिसाब से इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज एंड डेंस, जो बिल्कुल हल्के होंगे वो क्या कहलाएंगे, आप बताओगे, ढीले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन्हें एरियोलर बोलते हैं। बेटा इसको स्टार कर लेना, पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उन्हें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और जो डेंस वाले हैं उनको एक को लिगामेंट बोलते हैं, एक को टेंडन, या हिंदी में इसे कंडरा कहा जाता है, हिंदी में इसे कंडरा कहा जाता है। अब आप लोग, करण आप किस बैच की बात कर रहे हैं पहले ये बताओ। बच्चे के शरीर में विशाल 300 से थोड़ी ज्यादा भी हड्डियां हो सकती हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि जो एनिमल टिश्यू है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू, उनकी डेंसिटी के हिसाब से हमने इन्हें 2 भागों में बांट दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस गहरे कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज वाले होते हैं उन्हें एरियोलर बोलते हैं, और लिगामेंट और टेंडन को क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लिगामेंट और टेंडन क्या है, तो बच्चा ये कनेक्टिव टिश्यू है, किस टाइप के, डेंस, ठीक है। पहले सुनो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। ये ना स्मूथ ऑर्गन्स को, जितने भी आपके स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। मैं बताती हूँ एरियोलर टिश्यू कैसे होते हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आप बचपन में टीवी लेकर आए थे घर में, आपके घर में टीवी आता है, या आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन सामान मोबाइल फोन, तो इस मोबाइल फोन के चारों तरफ ऐसे एक बबल की लेयर बनी हुई आती है। मेरे घर में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो मैं लाके दिखा देती हूँ आपको, जिसमें बबल को बीच में फोड़ते थे। डेंसिटी का हिंदी घनत्व होता है लवकुश, ठीक है। सुनो मेरी बात कि इस मोबाइल को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि कोरियर से जब आ रहा है, वो जहां से भी डिलीवरी हुई है, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन जब इसका होगा, तो कहीं पर भी ये ऐसे कहीं लग गया किसी सामान के बीच में, तो ये मोबाइल को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, इनको नुकसान ना पहुंचे। इसलिए क्या होता है बेटा, इस मोबाइल के चारों तरफ एक पन्नी लपेट दी जाती है, और जिस पन्नी के अंदर ऐसे बुलबुले से होते थे जिनको फोड़ते थे, बड़ा मजा आता है, मुझे तो आज भी मिलते तो मैं कहीं भी फोड़ने लग जाती हूँ उन्हें। ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ ऐसे पन्नी सी लगी हुई होती है, और जिन पन्नियों में आपके ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेफ होते हैं, उन्हीं पन्नियों को एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। ऐसे होते हैं दिखने में, एरियोलर टिश्यू होते हैं। जैसे मैं अब ऐसे चल रही थी, यहां से मैं ऐसे टकरा के इस बोर्ड से, तो मेरा जो लेफ्ट में मेरा जो यहाँ पर हार्ट बैठा है, तो क्या मेरा हार्ट अपनी जगह से खिसक गया? नहीं, मैं चल चलने से गिर गई। गिरने से क्या मेरे फेफड़े अपनी जगह से खिसक के पीछे चले गए क्या? नहीं, क्योंकि जो फेफड़े हैं, जो मेरा हार्ट है, इनको एक ही जगह तक
एक ही जगह पर ऐसे सपोर्ट देने के लिए, टिकाने के लिए जहां पर है वहीं पर भी हिले ना, एरियोलर टिश्यू की लेयर लगी हुई होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जिन ऑर्गन्स को उनकी जगह से खिसकने ना दे, उनके चारों तरफ ऐसे पन्नी जैसे, यानी पन्नी जैसे जो आपके टिश्यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एरियोलर टिश्यू। बेटा बोन्स तो क्या कहती हैं? बोन्स उनको देती हैं प्रोटेक्शन कि भैया जो बाहर से कोई चीज ना आ जाए, इसलिए बोन्स चारों तरफ लगी हुई होती हैं। लेकिन आपका कोई एक ऑर्गन वो अपनी जगह ही खड़ा रहे, हिले ना। अब मैं यहां से इस पोडियम में भिड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरा हार्ट मेरी जगह से खिसक के बाहर कहीं और चला गया, पीछे कमर में चला गया, या मेरे मुंह में आ गया मेरा दिल। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गन्स को जिस जगह हैं उसी जगह उनको स्टेबल रखने के लिए उन ऑर्गन्स के चारों तरफ जो बुलबुले वाली जो पन्नी आती थी ना, वैसी पन्नी हमारे टिश्यूज के चारों तरफ लगी हुई होती है, जिन्हें एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। तो एक जगह पर पकड़ के रखने के लिए ऑर्गन्स के चारों तरफ जो लेयर लगी होती है वो एरियोलर टिश्यू की होती है। और ये क्या होते हैं? लूज होते हैं, लूज होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन इनकी डेंसिटी ज्यादा है कौन कौन से? लिगामेंट एंड टेंडोन। अब बात करते हैं व्हाट इज लिगामेंट एंड व्हाट इज टेंडोन। तो प्यारे बच्चों, पहले एरियोलर टिश्यू की बात सुनो कि ये कहां कहां होते हैं एरियोलर टिश्यू। तो जरा ध्यान से सुनना, ये यकृत, प्लीहा, चमड़ी के नीचे आदि अंगों में पाए जाते हैं। ये ऑर्गन्स जैसे लीवर में हो गए, स्प्लीन में हो गए, और हमारी स्किन के अंदर होते हैं। और ये कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कैसी सुरक्षा? कि उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे, उनको वहीं पर रखेंगे। अगर आपके शरीर में कभी आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, तो आपके ऑर्गन्स को वहीं रखने देते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मास्ट सेल, जिन्हें बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। और ये मास्ट सेल क्या करती हैं? एक केमिकल बनाती रहती हैं, और जिस केमिकल का नाम होता है हिस्टामीन केमिकल। इसका नाम क्या होता है? हिस्टामीन केमिकल। और ये केमिकल एसोसिएटेड विद एलर्जी। जब भी आपको कोई आपके बॉडी के अंदर धूल मिट्टी के पार्टिकल चले गए, कोई बैक्टीरिया चली गई, तो आपको छींक आना स्टार्ट होगी। तो वो छींक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल है? हिस्टामीन। हिस्टामीन केमिकल आपके बॉडी में एलर्जी करवाता है, एलर्जी करवाने का काम करता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, मास्ट कोशिकाएं, और मास्ट कोशिकाएं क्या बनाती हैं बच्चों? हिस्टामीन। और हिस्टामीन क्या करता है? एलर्जी। धूल मिट्टी गई आपके नाक में, ऐसे हुई, लगातार आपको छींक आई, आपके आंखों के अंदर कुछ चला गया एलर्जी वाला, तो आंखों से पानी आने लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, स्किन में गया तो स्किन में से लाल लाल धब्बे कर देगा, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि आपको एलर्जी है। तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट खा लो या उस चीज़ से दूर रहो। जैसे मुझे मशरूम से बहुत एलर्जी है, मुझे मशरूम से, पपीते से बहुत एलर्जी है। अगर मैंने मशरूम गलती से भी खा ली ना, तो मेरे को अगले ही दिन इतनी छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं, मेरी स्किन पर लाल लाल ऐसे दाने से उठ जाते हैं, घमोरियाँ से हो जाती हैं। ऐसे अगर मैं पपीता खा लूँ तो पपीते से भी मुझे सेम होता है, तो मुझे पता है इनसे एलर्जी है, ठीक है। तो ताकि आप अगली बार वो चीज़ ना खाओ। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या होते हैं बेटा? हिस्टामीन जैसा एक केमिकल निकलता है जो एलर्जी रिएक्शंस करवाता है। अगला, अब बात करते हैं लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, टेंडन पहले किसका? लिगामेंट के बारे में लिखा हुआ है ना, हाँ देखिएगा ये क्या है, ये लिगामेंट। अच्छा पहले लिगामेंट के बारे में लिखा हुआ, लिगामेंट्स क्या होते हैं वो सुनो पहले। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बंधन भी कहा जाता है। अब यार ये नाम तो हिंदी में है, वैसे आपको याद करने पड़ेंगे, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो लिगामेंट क्या होता है? जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है। अब इसमें ध्यान से देखना, ये एक हड्डी है और ये एक दूसरी हड्डी है। इन दोनों हड्डियों को जोड़ने वाले इस हिस्से को लिगामेंट कहा जाता है। ऐसे एक हड्डी आ रही थी ऊपर से और ये दूसरी हड्डी आ रही थी, तो इन हड्डियों को दोनों तरफ से ऐसे जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट टिश्यू करते हैं। लिगामेंट टिश्यू क्या करते हैं? दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू, और कौन से? डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट कहलाते हैं। दूसरा है टेंडन या कंडरा। कंडरा क्या करता है? एक बोन को एक मसल से जोड़ने का काम करता है, एक हड्डी को एक मांसपेशी से। बच्चा ध्यान से देखना, ये ऊपर से मसल्स आ रही है, मांसपेशियां आ रही हैं और ये आकर इस हड्डी में जुड़ रही हैं। तो लेकिन इसके बीच वाले हिस्से को, ये हड्डी है
ये मांसपेशी है, तो ये पीले पीले जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है उसे टेंडन कह रहे हैं, उसे टेंडन कह रहे हैं। तो जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसे लिगामेंट कहा जाता है। जहां पर एक हड्डी एक मांसपेशी के साथ जुड़ती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, आप बताओगे, टेंडन वाला हिस्सा, टेंडन वाला हिस्सा। और एक ये आपकी चीज दी हुई है, मांसपेशियों को अन्य मांसपेशियों से, दो मसल्स को आपस में जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? फ्रेसिया कहलाते हैं, फ्रेसिया। दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले, एक ये मसल्स थी एक ये मसल्स थी, इनको आपस में जोड़ने वाले फैसिया टिश्यू कहलाते हैं। ये लिखना तो लिख लो, हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी उसे लिगामेंट, जहां एक हड्डी दूसरी मांसपेशी से जुड़ी उसे टेंडन, और जहां दो मांसपेशियां आपस में जुड़ती हैं उसे फ्रेसिया कहा जाता है, फ्रेसिया टिश्यू कहा जाता है। ये कुछ फ्रेसिया का डायग्राम है, ये टेंडन है, यहां से मांसपेशी आ रही है, हड्डी है, बीच में जोड़ने का काम कर रहा, और ये हड्डी और ये हड्डी, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा लिगामेंट। ये कितना आसान है। मैंने डायग्राम इसलिए लगा दिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब हमने क्या पढ़ लिए, एक बार रिपीट करो। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवाती हूँ। हमने पढ़े दूसरे टाइप के टिश्यू कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के, कार्टिलेज, एडिपोज, बोन्स, ब्लड। ये क्या थे? इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, इनकी संरचना के आधार पर इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर कनेक्टिव टिश्यू की जो डेंसिटी है, घनत्व, उनकी डेंसिटी कैसी है, उसके आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा आपने। कौन कौन से? एक तो लूज हो गए, लूज में कौन से आए? एरियोलर आए, और एरियोलर हमारे ऑर्गन्स को पकड़ के रखने का काम करते हैं। और डेंस में कौन कौन से आए? गहरे में लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन। ये लो, तो आपके 2 टाइप के टिश्यू कंप्लीट हो गए। एपिथेलियल खत्म हो गया और कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गए। अब तीसरे टिश्यू की कैटेगरी कौन सी थी? मस्क्यूलर टिश्यू, मांसपेशीय उत्तक। वो उत्तक जो क्या बनाते हैं आपके बॉडी में? मसल्स बनाते हैं। वो टिश्यू जो आपके बॉडी में मांस बनाने का काम करते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट। इनके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं, इन टिश्यू के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपके मांसपेशी, एक बार रिलैक्स करेंगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक बार रिलैक्स करेंगी। और इनके कॉन्ट्रैक्शन से और इनके रिलैक्सेशन से क्या होता है? मूवमेंट की प्रोसेस होती है, मूवमेंट की प्रोसेस। आपके बॉडी में ये एक इंसान है, ये भाग रहा है, ये इसके चारों तरफ इसकी मसल्स हैं, ये मसल, ये मसल, ये मसल, ये मसल, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही बॉडी में मूवमेंट बनते हैं। आपके बॉडी के जितने भी पोस्चर बन रहे हैं, मेरे को पसीना आया, मैंने ऐसे पूंछ दिया, तो ये जो मूवमेंट है ये मांसपेशियों की वजह से हुआ। मैं इस हाथ को ऐसे मूव करवा रही हूँ, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे करा, मैं उठ गई, बैठ गई, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, सोना, नाचना, ये सारे आपके बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, इन सारे मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू कौन से टिश्यूज करवाते हैं? मस्कुलर टिश्यूज। वो टिश्यूज जो आपकी मांसपेशियों में होते हैं, मसल्स में होते हैं। और मसल्स हर जगह, आपकी हर जगह मसल्स हैं। जैसे ये इंसान है, ये भाग रहा है तो किसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है? ये भाग रहा है तो किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। अरे भैया, मांस, एक आम भाषा में बताऊं तो मांस, आपके शरीर का मांस, ठीक है। और ये जो मांस है वो लाल कलर का होता है। क्यों होता है? कि उसमें एक पिगमेंट होता है, कौन सा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण आपकी मांसपेशियां या आपकी मसल्स लाल रंग की होती है, और हीमोग्लोबिन के कारण आपका खून लाल होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसी होती हैं आपकी मसल्स, जब आप देखोगे तब ऐसी होती हैं मसल्स। तो इनकी वजह से आपके बॉडी में सारे बॉडी पोस्चर, आपके बॉडी के सारे मूवमेंट होते हैं। अब इन मसल्स को 3 कैटेगरी में, मस्कुलर टिश्यू को 3 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, एक होते हैं स्मूथ, चिकनी, और एक होती है कार्डियक। ऐसे याद कर लो, एसएससी का एग्जाम होता है ना, तो पहले ऐसे बना स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कंकालीय मांसपेशीय उत्तक। दूसरा चिकनी स्मूथ मसल्स हैं जहां पर, कार्डियक जो हार्ट में होती हैं।
तो 3 कैटेगरी में मस्कुलर टिश्यू को बांटते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला है स्केलेटल। इनके अंदर क्या होती हैं, ये मांसपेशियां ऐसे हड्डियों जैसे सिलेंड्रिकल ट्यूब में बटी हुई होती है, ऐसे आपको दिख रहा है ना सिलेंड्रिकल ट्यूब। और बच्चों ये थोड़ी सी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, क्योंकि ये अटैच्ड होती हैं हड्डियों से। ये मांसपेशियां हड्डियों से अटैच्ड होती हैं और इन्हीं मांसपेशियों की वजह से आपके बॉडी में सारे मूवमेंट होते हैं। इन्हीं मांसपेशियों की वजह से आपके बॉडी में सारे मूवमेंट होते हैं और ये वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है ये ऐच्छिक हैं, ये हमारी इच्छा से काम करती हैं बच्चों। ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से मूवमेंट करती हैं, जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे मूव करवाया, तो यहां पर जो मसल्स हैं इनका नाम क्या होगा, स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज है। यहां पर मैंने अपने जबड़े को ऐसे ऐसे मूव करवाया, तो मेरे जो जबड़े को मैं जब चाहूंगी तब इसे रोक दूंगी, जब चाहूंगी तो इसमें मूवमेंट करवा लूंगी। तो इस टाइप की मसल्स जो मेरी इच्छा से काम करेंगी मेरी बॉडी में, है ना, ऐसे करा हाथ, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, तो मेरी इच्छा से मूवमेंट हो रहा है इन मसल्स में, तो इन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। इन्हें बोलते हैं कंकालीय मांसपेशी, जो हमारे हाथ में, पांव में, हमारी गर्दन में, हर जगह होती है। दूसरा आता है स्मूथ मसल्स। चिकनी मांसपेशियां बहुत सॉफ्ट होती हैं बच्चों, जैसे एक आंख होती है ना, आंख ऐसे इनके आकार की होती है, ये देखो ऐसी होती है चिकनी मसल्स। ये कहाँ होती हैं, ये हमारे फूड पाइप में होती हैं, पेट में होती हैं, छोटी आंत में होती हैं, बड़ी आंत में होती हैं। और ये इनवॉलेंट्री हैं बच्चों, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। कभी ऐसा हुआ है कि आज तो मेरे पेट में जो खाना है उसको मैं 2 महीने बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजूंगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपके पेट में जो खाना है उसमें जो मसल्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर थोड़ी देर के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगी। आपके फूड पाइप में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ऐसा होता है मैंने मुंह का खाना मुंह में रखना है, ऐसे रखना, ऐसा होता है क्या? नहीं, मुंह का खाना अपने आप ऑटोमेटिकली आपके फूड पाइप से होता हुआ पेट में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि मुंह, आपके जो फूड पाइप है उसमें जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, चिकनी मांसपेशियां होती हैं और वो इनवॉलेंट्री होती हैं। वो हमारी इच्छा से नहीं, वो खुद की इच्छा से काम करते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छा से काम करती हैं। और जो स्मूथ ऑर्गन्स में होती हैं, ये पेट में होती हैं, आंत में होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत में, फूड पाइप में होती हैं। और तीसरी आती है कार्डियक। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ऐसी मांसपेशियां जो हमारे हार्ट में होती हैं और आपका हार्ट ऐसे लगातार पंप करता रहता है ब्लड को, तो हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है और जिसके थ्रू आपके हार्ट से खून बाहर जाता है और अंदर आता है। तो जो हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, वो भी अनैच्छिक हैं। कभी ऐसा हुआ, अरे दिल यार आज तूने 24 घंटे ब्लड को पंप कर लिया, अब तू आराम कर ले यार 2 घंटे, मैंने रोक लिया, मैंने अपने हार्ट को रोक लिया। ऐसा होता है क्या? मर जाओगे। क्योंकि जो हमारी ये दोनों मसल्स होती हैं ना, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स अगर आपसे पूछ ले, इनवॉलेंट्री होती हैं और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं। इसका मतलब मैम जो फिजिकल मूवमेंट होते हैं, जैसे ये मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट, इनमें कौन सी मसल्स होती हैं? इनमें स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो जो बॉडी के पोस्चर और बॉडी मूवमेंट बनाने वाली मसल्स होती हैं वो कौन सी होंगी बच्चों? हमारे शरीर में जितनी भी हलचल होती है, जो पोस्चर, उठने में, सोने में, ऐसे आपको मुर्गा बनने में, हाथ ऊंचे करने में जो मसल्स काम में आती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। और जो खाने वाने को आगे से आगे ऑर्गन्स में ट्रांसफर करती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में होती हैं, हमारे हार्ट में होती है। तो 3 टाइप की मस्कुलर टिश्यू होगा, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ और कार्डियक। कौन सा इनवॉलेंट्री है? तो आप बताओगे ये दोनों। कौन सा वॉलेंट्री है? ये दोनों। तो ये तीसरी कैटेगरी होगी मस्कुलर टिश्यू की। चौथा लास्ट टिश्यू बचे हैं न्यूरल टिश्यू। नाम से क्लियर है, वो टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा। और ये मैं आपको ब्रेन वाले चैप्टर में या तो पढ़ा चुकी होंगी या आगे पढ़ाऊंगी आपको।
ऐसे टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरल टिश्यू जिसके अंदर क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं। और ये कहाँ आते हैं, तो ये बच्चों आप बताओगे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये निकल रही है ना पीछे स्पाइनल कॉर्ड, इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसे। और ये आपका दिमाग, इनमें जो टिश्यू है वो ऐसे हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू कहते हैं। तो नर्व टिश्यू, और ये ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये लो, ये आपका टिश्यू का चैप्टर खत्म हो गया। अब एक ओवरऑल रिवीजन करवा देती हूं, बाद में मत कहना। हाँ, मस्कुलर सिस्टम अलग से पढ़ाती हूं मैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं वो सब बात की बात है, ठीक है। अब मैं एक ओवरऑल एक डायग्राम बनाकर आपको पढ़ा रही हूं कि टिश्यू को हमने कैसे कैसे पढ़ा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से, आप भी साथ में जवाब देते रहना। टिश्यू मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन कौन से? पहले थे एपिथेलियल, और एपिथेलियल को क्या बोला था, उपकला उत्तक। इन्हें आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल उपकला उत्तक सरल, और दूसरे कौन से थे, कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था उनकी संरचना के आधार पर, कौन कौन से थे, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कॉलम वाले, ठीक है। और फिर आए दूसरे कौन से आए, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। इनका 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया, स्ट्रक्चर के बेस पे किया। तो बच्चा कौन कौन सा बना था, कार्टिलेज उपास्थि बना, दूसरा कौन सा बना, ब्लड बना, तीसरा कौन सा बना, एडिपोज टिश्यू बना, और फोर्थ पे कौन सा बना, बोन्स बना। और जब इनकी डेंसिटी के आधार पर करा तो 2 प्रकार के हुए, या तो एरियोलर होंगे, या लीगामेंट होंगे, या क्या होंगे, टेंडन होंगे, ठीक है। या फ्रेसिया नाम भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरे कनेक्टिव टिश्यू कौन से थे, मस्क्यूलर तीसरे टाइप के टिश्यू मस्क्यूलर, मांसपेशीय उत्तक। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलेटन, दूसरा कौन सा था बच्चों यहाँ पर, दूसरा हो गया कार्डियक जो हार्ट में होते हैं, और तीसरे कौन से हो गए आपके स्मूथ मसल्स, और फोर्थ में टाइप कौन सा हो गया, मेजर न्यूरल टिश्यू जो नर्व टिश्यू बनाते हैं। ये आपका कंप्लीट एक आपका शॉर्ट सा रिवीजन हो गया। अब इनके एग्जाम्पल वगैरह सब आप नोट करेंगे, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, फिर अब आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ये देखो स्टार्टिंग से ये पूरा पीरियड डलवा दूंगी एज इट इज, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ये चैप्टर आपको टफ ना लगे। हालांकि टफ कुछ था नहीं, ये पूरा आपको याद करवा दूंगी कि ऐसे एक लड़की है, ऐसे ही आपका शरीर का निर्माण भी किससे हुआ है, टिश्यू से हुआ है बेटा, ऐसे, ठीक है। फिर आगे मैं बता दूंगी टिश्यू 4 कैटेगरी में बंटे हुए होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, फिर सिंपल के आगे स्क्वैमस, क्यूबोइड